आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड में ही शिक्षण की विधियाँ। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का ही टॉपिक है। इससे पहले हम लोग 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये चौथा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब और मात्र 2 टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो आज का टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते समय कक्षा में पाठ्य वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने हेतु, साथ ही विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा देने हेतु जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण विधियाँ कहते हैं। ठीक है, कि शिक्षार्थियों द्वारा जब शिक्षण का कार्य करते समय कक्षा में पाठ्य वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने हेतु, साथ ही विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा देने हेतु जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण विधियाँ कहते हैं। शिक्षण विधि का संबंध शिक्षक के व्यक्तित्व एवं योग्यताओं से होता है। शिक्षण विधियों का प्रयोग में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ साथ उनकी परिस्थितियों का भी समावेश रहता है। प्रत्येक शिक्षक की अपनी मौलिक योग्यताएं क्षमताएं होती है। इन्हीं क्षमताओं का प्रयोग करते हुए शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। किंतु संभव है एक शिक्षण विधि किसी शिक्षक के लिए अनुकूल हो, दूसरे शिक्षक के लिए अनुपयुक्त हो। ठीक है, शिक्षण विधि का मूल उद्देश्य यह होता है कि यह शिक्षक कक्षा के वातावरण में पाठ्य वस्तु को इस प्रकार समझाए कि वह कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी समझ आ जाए और मेधावी को भी। शिक्षण विधियों को मूलतः 2 भागों में बांटा जा सकता है: शिक्षक केंद्रित विधियां और विद्यार्थी केंद्रित विधियां। शिक्षक केंद्रित विधियां, इस विधि में शिक्षण कार्य करते समय कक्षा का वातावरण पूर्ण रूप से औपचारिक और कठोर होता है। विद्यार्थियों के मन में कई प्रकार के सवाल रहते हैं। उन्हें कुछ सवालों के उत्तर मिल जाते हैं और कुछ के नहीं। इसी वजह से उनकी सहभागिता सिर्फ व्याख्यान को सुनने तक ही सीमित रहती है। शिक्षक केंद्रित विधियों को अनुदेशात्मक विधि भी कहते हैं। शिक्षक केंद्रित विधि में शिक्षक द्वारा व्याख्यान दिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस व्याख्यान को समझ पाते हैं और शिक्षक के साथ प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया में सहभागिता के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों का एक समूह ऐसा भी होता है जो सिर्फ व्याख्यान को सुनता है लेकिन प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाता। शिक्षक प्रायः इस विधि में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ये कर्तव्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: विद्यार्थियों को वस्तुओं की सामान्य विशेषताओं संप्रदायों की जानकारी प्रदान करना, विद्यार्थियों द्वारा विशेषताओं को स्मरण रखना, विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तुओं की सूचनाओं का पुनर्वहन करना। ठीक है, शिक्षक जो प्रायः 3 विधि का निर्वहन करते हैं शिक्षा पढ़ाने में, बच्चों को समझाने में। ये 3 विधियाँ कौन सी है? एक है आधारीय विमा, एक है प्रक्रियात्मक विमा और एक है पर्यावरणीय विमा। ये 3 विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है शिक्षक के द्वारा। तो हम देखते हैं आधारीय विमा में तथ्य एवं सूचनाएं। ठीक है, तथ्य एवं सूचनाएं। फिर है प्रक्रियात्मक विमा में पुनरावृत्ति, स्मृतिकरण, शिक्षक दबाव और निरंकुशता। ठीक है, और इसी का है शिक्षक एक शासक की भांति शिक्षक का कार्य करने वाला व्याख्यान केंद्रित उपागम। अब है पर्यावरणीय विमा में औपचारिक एवं प्रतिरोधात्मक और शिक्षक की केंद्रीय स्थिति, विद्यार्थियों का कठोर स्थान प्रबंधन, नवीन तकनीकों का प्रयोग नहीं और शिक्षक के प्रभुत्व में विश्वास। अब है यहाँ पे ये दोनों का कॉम्बिनेशन में यहाँ पे होगा, इसका भी और इसका। तथ्यों को याद करना, अंतिम जो कंक्लूजन है, और पारंपरिक उपागमों के प्रति सम्मान। और ये जो है डाटा ये बायरोन जी मैसिआल्स द्वारा दिया गया है, जो शिक्षक केंद्रित विधि का एक रेखा चित्र है। ये बायरोन जी के द्वारा मैसिआल्स के द्वारा दिया गया है। बायरोन जी मैसिआल्स द्वारा दिया गया है। और शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां मुख्यतः 3 प्रकार की हैं: व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि तथा ऐतिहासिक विधि।
व्याख्यान विधि। भारतीय परंपरा में व्याख्यान विधि शुरू से ही गुरुकुल की शिक्षा पद्धति रही है। प्राचीन काल में विभिन्न दृष्टांतों, कहानियों व पहेलियों के माध्यम से गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। इस शिक्षा को अनौपचारिक रूप से मौखिक शिक्षा भी कहते हैं। जैसे जैसे गुणोत्तर रूप से शिक्षा का विकास होता गया, वैसे वैसे यह विधि शिक्षकों के मध्य लोकप्रिय होती गई। इस विधि में शिक्षक सुनियोजित ढंग से विषय वस्तु को क्रमबद्धता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के समक्ष व्याख्यान प्रस्तुत करता है। इस विधि में संवाद एक पक्षीय होता है। विद्यार्थियों को बिना किसी तर्क के शिक्षक द्वारा दिए गए व्याख्यान को शांतिपूर्ण तरीके से सुनना होता है। अगर व्याख्यान में किसी बिंदु को चित्र के माध्यम से स्पष्ट करना है तो श्यामपट्ट पर रेखा चित्र के माध्यम से उसको समझाया जाता है, ताकि व्याख्यान में सजीवता व रोचकता बनी रहे। व्याख्यान विधि विज्ञान की तुलना में कला संकाय के विषयों हेतु अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है। व्याख्यान विधि के गुण। व्याख्यान विधि के गुण। यह विषय वस्तु को कम समय में द्रुत शिक्षण द्वारा पढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे प्रभावशाली व आकर्षक शिक्षण विधि होती है। व्याख्यान विधि में मितव्ययी विधि, मतलब कि कम लागत में विद्यार्थीगण अत्यधिक लाभान्वित होते हैं। और व्याख्यान विधि के द्वारा प्रेरणात्मक शिक्षण विधि प्रोवाइड किया जाता है। तथ्यात्मक जानकारी को तेजी के साथ संप्रेषित किया जाता है। विषय वस्तु की क्रमबद्धता की उत्तम विधि है। अवधारणात्मक समझ को विकसित करती है। विद्यार्थियों को भावनात्मक रूप से विषय वस्तु से जोड़ती है। व्याख्यान विधि के दोष। यह जो है अधिकम, मतलब कि जो सीखने का सिद्धांत है के अनुकूल नहीं है। विज्ञान संकाय के गणित विषय के शिक्षण में अप्रभावी होता है और तार्किक शक्ति के विकास में बाधक होता है। विद्यार्थी समूह निष्क्रिय, सिर्फ सुनना होता है, इसलिए विद्यार्थी समूह निष्क्रिय होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में बाधक होता है। स्वतंत्र चिंतन का पूर्ण अभाव होता है। सिर्फ शिक्षक पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति का विकास होता है। शिक्षक का स्वयं सिद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार करना होता है और अपना प्रभुत्व दिखाना होता है। शिक्षण कौशल के सिद्धांतों के विरुद्ध होता है। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अभाव रहता है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि। इस विधि में शिक्षक को व्याख्यान देने के साथ साथ अपने व्याख्यान के बहुआयामी आधार देने हेतु प्रयोग प्रदर्शन प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना पड़ता है। इसमें व्याख्यान विधि के साथ साथ प्रदर्शन विधि का भी समावेश रहता है। इसे भाषा युक्त प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रयोग किया जाता है और इसी दौरान उनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रदर्शन कार्य शिक्षक द्वारा भली भांति अभ्यास करके व सुनियोजित ढंग से किए जाते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि सिद्ध हो सकती है। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को उनके प्रायोगिक कार्य अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद करते हैं। साथ ही वास्तविक घटनाओं और प्रक्रियाओं के अनुभव प्रदान करते हैं। व्याख्यान प्रदर्शन विधि के गुण। अब इसका गुण और दोष देखते हैं। तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि के गुण है, इसमें विद्यार्थी पूर्णतः सक्रिय रहते हैं। इसमें शिक्षक विद्यार्थी के मध्य सहभागिता बनी रहती है। यह विद्यार्थियों को वास्तविक घटनाओं और प्रक्रियाओं के अनुभव प्रदान करती है। यह विषय के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करती है। इसके अंतर्गत दिखाई गई चीजें विद्यार्थियों को भली भांति याद रह जाती है। यह विधि निष्कर्ष तक पहुंचाती है। और व्याख्यान प्रदर्शन विधि के दोष। विद्यार्थियों से थोड़ी गलती होने पर उन्हें हतोत्साहित करना। शिक्षक द्वारा विशिष्ट व कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों को सामान्यीकरण की ओर प्रेरित नहीं किया जाता। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु से उचित प्रश्न करने में अक्षमता रहती है। विद्यार्थियों के मध्य प्रमुख तथ्यों के स्थान पर आंशिक महत्व के तथ्यों को संप्रेषित करना होता है। श्यामपट्ट पर मुख्य बातों को नहीं लिखना। ठीक है। विद्यार्थियों को संकलित सामग्री का रिकॉर्ड तैयार करने हेतु पर्याप्त समय ना देना। प्रदर्शन के असफल होने पर विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना। ठीक है। और शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को तेजी से समझाने के कारण शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों का ऊब जाना और मन नहीं लगना। प्रयोग के प्रमुख उद्देश्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में असफलता।
अब है प्रयोग प्रदर्शन विधि। यह शिक्षण विधि व्याख्यान प्रदर्शन विधि का ही एक भाग है जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया और प्रभावी व रुचिकर हो जाती है। इस विधि के अंतर्गत चित्र, आर्ट, मॉडल, स्लाइड आदि का प्रयोग कर विषय वस्तु को समझाने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार यह मूर्त से अमूर्त का अनुसरण करने वाली शिक्षण विधि है। इसमें विद्यार्थी इंद्रियों की मदद से कठिन विषय वस्तु को भी सुगमतापूर्वक समझ लेते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं हेतु अधिक कारगर है। प्रयोग प्रदर्शन विधि के गुण। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह सह संबंध पर आधारित क्रिया विधि है। जटिल संप्रत्ययों व प्रयोगों के प्रदर्शन में उपयोगी है। इस विधि में विद्यार्थी स्पष्ट एवं निश्चित उद्देश्य से सहभागिता करते हैं, जिससे समय की बचत भी होती है और अध्यापन में भी कम लागत आती है। प्रयोग प्रदर्शन विधि के दोष। इस विधि में शिक्षक मुख्य कर्ता होता है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक के प्रमुख अधिगम सिद्धांत मतलब करके सीखने की उपेक्षा होती है। प्रत्यक्ष व व्यक्तिगत अनुभवों का कोई स्थान नहीं है। विद्यार्थी पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं रहते। प्रयोग करने का अंतिम उत्तरदायित्व शिक्षक का ही होता है। विद्यार्थियों में प्रयोग संबंधी उचित कौशल का विकास नहीं होता है। शिक्षण की ऐतिहासिक विधि। इस विधि में विषय वस्तु को ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़े रहने के कारण कक्षा शिक्षण में रोचकता एवं मौलिकता बनी रहती है। महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक कई ऐतिहासिक घटनाओं या कहानियों को मात्र संप्रेषित ही नहीं करते, बल्कि अनेक स्तरों पर आने वाले ऐतिहासिक बिंदुओं की व्याख्या केवल इसी विधि के द्वारा संपन्न करते हैं। यह शिक्षण विधि महत्वपूर्ण तथ्य, सिद्धांत व अवधारणात्मक ज्ञान कौशल को नवीन ज्ञान कौशल से जोड़ने में सहायक होती है। विद्यार्थी केंद्रित विधियां। इन शिक्षण विधियों में विद्यार्थी केंद्र में होता है। विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण कहलाता है। विद्यार्थी की रुचि, प्रवृत्ति तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इस विधि में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत कक्षा का वातावरण शिथिल रहता है। इस विधि में शिक्षक का प्रधान कार्य विद्यार्थियों की कल्पनाओं, जिज्ञासाओं व समस्याओं के निदान में मदद करना है। जैसे कि विद्यार्थी केंद्र बिंदु है, ठीक है, और इसके चारों ओर शिक्षक की भूमिका है। केंद्र में विद्यार्थी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉन डीवी ने विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। विद्यार्थी केंद्रित विधियों को निम्नलिखित प्रकार है। ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। इस विधि के प्रमुख प्रवर्तक ब्रिटिश रासायनिक शास्त्री H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द ह्यूरिस्टिक की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ह्यूरिस्टिको से हुई है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। यही वाक्य इस विधि का केंद्रीय बिंदु है। इस विधि में विद्यार्थियों को स्वयं कार्य करने तथा खोज करने का अवसर दिया जाता है, अतः इसे स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। विद्यार्थी इस विधि में एक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इसके द्वारा उनमें निरीक्षण व तर्क क्षमता का विकास होता है। वे स्वयं कार्य करने से पूर्व चिंतन करते हैं, जिससे उनमें स्वनिर्भरता का विकास होता है। इस विधि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन मिलता है। इस विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के गुण। यह शिक्षण विधि विद्यार्थी मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान तथा अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। वैज्ञानिक और आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करके उन्हें तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं। परिश्रम की आदत का विकास होता है।
शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिए जाने के कारण शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध मधुर होते हैं। क्रिया द्वारा सीखने से विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। फिर है ह्यूरिस्टिक विधि के दोष। तो ह्यूरिस्टिक विधि के दोष में है, इस विधि में शिक्षण कार्य धीमी गति से होता है, जिसके कारण पाठ्यक्रम समय से पूर्ण नहीं हो पाता। इस विधि के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित व प्रखर मेधावी शिक्षकों की आवश्यकता होती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि तथ्यों की खोज में ही बहुत अधिक समय लग जाता है। छोटी आयु व छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी होती है। इस विधि के आधार पर पाठ्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध न होने के कारण शिक्षक को अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है, जिसके लिए उनमें पर्याप्त उत्साह नहीं रहता। इस विधि में प्रयोगात्मक कार्यों पर अधिक बल दिया जाता है। यह विधि निर्माणात्मक है, प्रयोगात्मक नहीं है। अब प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजन विधि। यह विधि संयुक्त राज्य अमेरिका की शिक्षक मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी की विचारधारा पर आधारित है, परंतु प्रयोग के आधार पर इसे विकसित करने का श्रेय किलपैट्रिक को जाता है। इस शिक्षण विधि में एक इस शिक्षण विधि में एक सुनिश्चित योजना बनाकर शिक्षा दी जाती है। यह विधि अधिगम के समस्त नियमों का अनुसरण करती है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट विधि एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाता है। और स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्यामूलक कार्य है, जिसका समाधान प्राकृतिक दशाओं में किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि के चरण, इसके स्टेप। तो प्रोजेक्ट विधि के निम्नलिखित स्टेप्स हैं, जैसे परिस्थिति या समस्या का निर्माण करना, योजना या प्रयोजना का चयन करना, योजना का निर्माण करना, योजना को पूर्ण करना, योजना का परीक्षण या मूल्यांकन करना। प्रोजेक्ट विधि के गुण। मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। यह अधिगम करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि विद्यार्थियों की सहभागिता को इष्टतम बनाती है। यह विधि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में सहायक है तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। इस विधि में शिक्षण के प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समाहित होते हैं। यह सामाजिक विकास की अवधारणा पर आधारित है, प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करने में सहायक है, कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप अधिगम के अवसर प्रदान करती है, ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती है। यह विधि विषय के चयन व रचनात्मक चिंतन में भी सहायक होती है। प्रोजेक्ट विधि के दोष। समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक अपव्ययी है। समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता, क्योंकि यह दीर्घकालीन विधि है। अधिगम की विषय वस्तु में क्रम विन्यास या क्रमबद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता। कोई निश्चित पाठ्यक्रम न होने के कारण पाठ्य पुस्तकों का अभाव रहता है। अब है निरीक्षण विधि या पर्यवेक्षण विधि। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड। विद्यार्थी केंद्रित विधियों में निरीक्षण विधि का अपना अलग महत्व है। इस विधि से शिक्षण में रोचकता व जीवंतता आती है और विद्यार्थी बोरियत महसूस नहीं करते। यह विधि कला व विज्ञान संकाय के विषयों में लोकप्रिय है, परंतु इस विधि का सर्वोत्तम प्रयोग विज्ञान विषय के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसमें विषय के सभी पहलुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। निरीक्षण विधि के गुण। विद्यार्थियों में स्व अध्याय की भावना जागृत होती है। शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता से उनके बीच संबंध मधुर होते हैं। व्यक्तिगत संलग्नता के सिद्धांत पर कार्य का अनुसरण करती है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अध्ययन करने का अवसर मिलता है। निरीक्षण विधि के दोष। नागरिक शास्त्र व राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम इस पद्धति से नहीं पढ़ाया जा सकता। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। किसी बात को सीखने में बहुत समय लगता है। समस्या समाधान विधि।
समस्या समाधान विधि, इस विधि में के प्रतिपादक सुकरात हैं। इस विधि विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक विधि है। समस्या वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का आधार है, जहाँ समस्या का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, जैसे अमूर्त विचारों से संबंधित, स्थूल विषय वस्तु से संबंधित, जीवन की यथार्थता से संबंधित। इस विधि में क्रमबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुकूल नहीं है। समस्या समाधान विधि के गुण। यह विधि विद्यार्थियों के उन व्यवहारों का वर्णन करती है जो समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक हल का प्रारूप प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण हेतु विद्यार्थियों का पूर्व व्यवहार ज्ञात किया जाता है। इस विधि के शिक्षण हेतु सभी प्रासंगिक संप्रत्ययों व निगमों का प्रत्यास्मरण किया जाता है। समस्या समाधान हेतु चिंतन के लिए शाब्दिक निर्देश दिए जाते हैं। समस्या समाधान विधि के दोष। यह विधि सभी विद्यार्थियों एवं सभी कक्षाओं के अनुकूल नहीं हो सकती। इस विधि से किसी भी पाठ्य वस्तु को लघु अवधि में संपादित करना संभव नहीं है। इस विधि में शिक्षक से व्यवहारिता ज्ञान के साथ साथ बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक ज्ञान की अपेक्षा भी की जाती है। समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक एवं पाठ्य वस्तु तीनों के संतुलन के साथ किया जाता है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आगमन निगमन विधियां। आगमन विधि, इस विधि में विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों तथा घटनाओं का निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। कुछ अन्य स्रोतों में इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत रखा गया है। आगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र: ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। आगमन विधि के गुण। इस विधि में विद्यार्थी उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियमों एवं इस विधि में विद्यार्थी उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकाल लेते हैं। इससे उनका मानसिक विकास सरलतापूर्वक हो जाता है। आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बच्चे को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है। इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। विद्यार्थियों में ज्ञान अर्जन की रुचि निरंतर बनी रहती है, जिस कारण उनमें रचनात्मक चिंतन, आत्मविश्वास जैसे अनेक गुण विकसित हो जाते हैं। आगमन विधि के दोष। इस विधि का प्रयोग करने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। इस विधि से केवल सामान्य नियमों को ही शिक्षा दी जाती है, प्रत्येक विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह विधि स्वयं में अपूर्ण है। इसके माध्यम से खोजे हुए सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि आवश्यक है। यह विधि छोटी आयु के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। निगमन विधि। यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। यह विधि उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं नियम नहीं बनाते, बल्कि शिक्षक उन्हें पहले से बने नियमों, उदाहरणों व प्रयोगों के आधार पर प्रश्नों को हल करके दिखाते हैं। कुछ अन्य स्रोतों में इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत रखा जाता है। निगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र: नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। निगमन विधि के गुण। यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। इस विधि के प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इस विधि से कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। इस विधि में विद्यार्थियों को सिर्फ शुद्ध नियमों की ही जानकारी प्राप्त होती है। निगमन विधि के दोष।
यह विधि नियमों व सिद्धांतों को बलपूर्वक रटने के लिए बाध्य नहीं करती। विद्यार्थियों को अपने निजी प्रयासों द्वारा ज्ञान को बढ़ाने का कोई अवसर नहीं मिलता, जिस कारण मानसिक दासता विकसित हो जाती है। यह विधि केवल अमूर्त चिंतन पर ही बल देती है, जिससे बच्चों को रचनात्मक शक्तियाँ अविकसित ही रह जाती है। इस विधि में शिक्षक द्वारा बताया गया ज्ञान हर हाल में बच्चों को स्वीकार करना पड़ता है। खेल शिक्षण विधि। इस विधि के जनक ब्रिटेन के गणितज्ञ कोल्डवेल कुक थे। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग गणित विषय के क्षेत्र में किया गया था। शिक्षण के क्षेत्र में खेलों का महत्व सर्वप्रथम फ्रोबेल ने स्वीकार किया था। इस विधि का दार्शनिक व्याख्या फ्रोबेल ने ही दी थी। खेल विधि के मुख्य सिद्धांत: स्वतंत्रता आधारित क्रिया, व्यक्ति की अभिव्यक्ति का साधन, मनोरंजन का साधन, जीवन मूल्यों या नैतिकता की शिक्षा, प्रतिस्पर्धा व टकराव की स्थिति में भी समायोजन। खेल शिक्षण विधि के गुण। खेल शिक्षण विधि के गुण। इस शिक्षण विधि में विद्यार्थी स्वतः स्फूर्त रूप से शामिल रहते हैं। विद्यार्थियों में खेल के आयोजित करने की समझ भी आ जाती है। इसके द्वारा सृजनात्मक कौशलों के साथ साथ जीवन कौशलों जैसे समस्या समाधान करने, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने, स्व अभिव्यक्ति, संप्रेषण शक्ति, टीम भावना आदि का विकास होता है। अधिगम रोचक, आनंददायक, सहज और ऊर्जा देने वाला होता है। शारीरिक, भावात्मक व संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। यह विधि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की खाई को पाटने का काम करती है। खेल शिक्षण विधि के दोष। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के ऊपर इसे अनुपयोगी समझा जाता है। प्रत्येक विषय की अवधारणाओं व विषय वस्तु को इस शिक्षण विधि द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत बच्चे खेल तो रुचिपूर्ण खेलते हैं, पर सीखने में उनकी दिलचस्पी नहीं देखी गई है। प्रयोगशाला विधि। इस विधि में खोज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किसी परिणाम पर पहुंचना और खोज द्वारा तथ्यों का उल्लेख करना इस विधि का अंग है। आधुनिक शिक्षण प्रणाली में यह विधि महत्वपूर्ण भूमिका में, विशेषकर विज्ञान की वास्तविक शिक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रयोगशाला में प्रयोग करके विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष निकालकर अवधारणा विकसित करते हैं। यह विधि आगमन विधि का ही विस्तृत प्रयोगात्मक रूप है। प्रयोगशाला विधि के गुण। इस विधि में इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है, साथ ही उनके तथ्यों, संप्रत्ययों और विज्ञान के सामान्य निष्कर्षों को समझने का अवसर मिलता है। प्रयोगशाला विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण करने का एक साधन है। विद्यार्थियों को समाज में वैज्ञानिक की भूमिका और विज्ञान का महत्व की अनुभूति प्रयोगशाला में कार्य करने से ही होती है। इस विधि द्वारा सीखा ज्ञान रुचिकर एवं अस्थायी होती है। प्रयोगशाला विधि के दोष। यह विधि आर्थिक दृष्टि से अत्यंत अपव्ययी है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। अन्य कक्षाओं में इसका उपयोग केवल अध्ययन काल तक ही सीमित है। यह विधि व्यक्ति केंद्रित है, अतः इसके द्वारा विज्ञान शिक्षण की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। समय का काफी अपव्यय होता है, जिस कारण पाठ्यक्रम समय से पूर्ण नहीं हो पाता। इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को अनेक खंडों में विभाजित किया जाता है। अधिन्यास विधि या दत्तकारी विधि। इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को अनेक खंडों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए होता है, जिससे एक निश्चित अवधि में वे पाठ्यक्रम को पूरा कर सके। इन अलग अलग खंडों को ही अधिन्यास कहते हैं। अधिन्यास मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: गृह अधिन्यास, विद्यालय अधिन्यास। यह विधि प्रयोग प्रदर्शन एवं प्रयोगशाला विधि का मिश्रण है। प्रयोगशाला और व्याख्यान प्रदर्शन अधिन्यास। अधिन्यास विधि में
शिक्षण को सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक के आकार को ध्यान में रखते हुए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक व व्यवहारिक अभिन्यास की संख्या तय करना। अभिन्यासों के दोनों प्रकारों गृह अभिन्यास, विद्यालय अभिन्यास की संख्या तय करना। अभिन्यास विधि के गुण। विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। विद्यार्थियों में स्व अध्याय की रुचि विकसित होना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। प्रयोगात्मक कार्य पर बल। अभिन्यास विधि के दोष। शिक्षक पर कार्यभार की अधिकता। नकल करने की प्रवृत्ति का विकास होना। कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ शिक्षण नहीं दिया जा सकता। छोटी कक्षाओं के प्रतिकूल। टॉपिक एंड।